हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना नया वीडियो लेकर आए हैं 9th क्लास के लिए, जो कि आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो आज हम जो आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं वो आपका चैप्टर चल रहा है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिससे हम आपके लिए आज बोर मॉडल को लेकर आए हैं। ठीक है, तो आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे बोर मॉडल्स ऑफ द एटम। बट उससे पहले हम ये बताएंगे आपको कि इसकी नीड क्यों हुई थी। बोर का जो एटम का मॉडल था उसके अंदर क्या क्या चेंजेस थे और वो चेंजेस से कहाँ से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये चेंजेस होने ज़रूरी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे टॉपिक बोर्स मॉडल ऑफ द एटम, राइट, जो कि इन्होंने किया था 1913 में इसको लेकर आए थे। ये अपने इस मॉडल को उन्होंने प्रपोज किया था, अपना मॉडल, राइट। तो इससे पहले इस मॉडल को एक्सप्लेन करने से पहले हम आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराएंगे रदरफोर्ड मॉडल, जिसमें आपने देखा था कि रदरफोर्ड ने अपने स्कैटरिंग जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर क्या किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। उन्होंने बोला था कि एटम में एक बहुत ही स्मॉल हार्ड पार्ट होता है जिसको उन्होंने बोला था न्यूक्लियस, जो कि पॉजिटिवली चार्ज बताया था उन्होंने। बट फिर उन्होंने कहा था कि जितने भी हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियस में लाई करता है, बट हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंटिन्यूसली उन सर्कुलर पाथ में क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। भी मूविंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, अंडरगोज एक्सीलरेटेड मोशन में, तो इट 100% रेडिएट एनर्जी, मस्ट रेडिएट एनर्जी। ठीक है, तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी को क्या करता रहेगा, रेडिएट करता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर ये देखो कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो कहाँ कंटिन्यूसली ये सर्कुलर पाथ हैं, तो इन पे जब ये मूव करेगा एक्सीलरेटेड मोशन में होगा तो डेफिनेटली एनर्जी को रेडिएट करेगा कंटिन्यूसली। तो एक टाइम क्या आ जाएगा कि इसकी धीरे धीरे जो एनर्जी है वो क्या होती चली जाएगी, जब ये रेडिएट कर रहा है एनर्जी को कंटिन्यूसली तो एनर्जी इसकी क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। स्पीड इसकी क्या होती चली जाएगी, ऑल्सो डिक्रीज होती चली जाएगी। तो जब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ये डिक्रीज होती चली जाएगी, तो ये न्यूक्लियस के क्या होता चला जाएगा, पास आता चला जाएगा। और अब हमने कहा था कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जब ये गैप इनका कम होता चला जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर कोलैप्स हो जाएगा आपके प्रोटॉन से, यानी पॉजिटिव चार्ज से वो कोलैप्स हो जाएगा। तो कोलैप्स हो जाएगा तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स रदरफोर्ड जो थे, हमें क्या हुआ था कि वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए थे आपके एटम की स्टेबिलिटी को, राइट। ये तो उन्होंने बता दिया सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, सेंटर में न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, लेकिन वो स्टेबिलिटी प्रूव नहीं कर पाए थे आपके एटम की, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्विंग है उसको ही नहीं बता पाए। उनके अकॉर्डिंग तो ये था कंटिन्यूसली रिवॉल्व करेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जाकर कि वो क्या करेगा, आपके जो पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन उससे कोलैप्स हो जाएगा, राइट। तो एटम फिनिश, जो कि पॉसिबल नहीं था। अब यहीं से सर कौन हुए, नील्स बोर हुए। उन्होंने अब हमारी एटम की स्टेबिलिटी को प्रूव किया 1930 में। वो अपना ये मॉडल लेकर आए एटम का, राइट। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा कि देखो, सबसे पहले तो कॉमन थीम थी अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, एन एटम इज मेड ऑफ अ 3 पार्टिकल, राइट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, यू ऑल ऑलरेडी नो अबाउट इट ना, कि हमारा जो एटम होता है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वन इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वन प्रोटॉन एंड थर्ड वन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है आपका वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, बट आपका जो न्यूट्रॉन होता है वो चार्जलेस होता है। तो एक तरीके से क्या बोला कि और किसी भी एटम में हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, सिमिलर होता है। तो वी कैन से कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, नेगेटिव चार्ज और आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम में वो इक्वल होता है। जिसकी वजह से हमारा क्या होता है कि हमारा जो एटम होता है, अगर हम देखें होल एटम इज न्यूट्रल, बिकॉज चार्जेस क्या होते हैं, अपोजिट चार्जेस सेम होते हैं, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से हम अपने एटम को बोलते हैं कि हमारा एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है।
राइट। सेकंड उन्होंने बताया कि हमारे एटम्स के जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो लाई करते हैं उसके सेंटर में, ठीक है, जो कि क्या होता है, आर लोकेटेड इन अ स्मॉल न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम। और जहाँ पर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लाई करते हैं उस स्मॉल पार्ट को क्या बोला, न्यूक्लियस। ये ऑलरेडी हमें आपके रदरफोर्ड ने बताया था। तो यहाँ पर क्या कहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो आपके सेंटर में लाई करते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर भी देखो कि हम न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली पार्ट। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लाई करते हैं, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं प्रोटॉन्स। तो दैट्स वाई वी कैन से कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे एटम का जितना भी पॉजिटिव पार्ट होता है, पॉजिटिव मास होता है एक तरीके से, वो सारा आपके न्यूक्लियस में लाई करता है, ठीक है। अब थर्ड उन्होंने कहा, यहाँ से इम्पॉर्टेंट शुरू होता है जो मैं आपके स्टेबिलिटी को प्रूव करेगा आपके एटम की, यहीं से शुरू हुआ था कि जो उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। ये बोला था हमारे रदरफोर्ड ने भी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के राउंड क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये इन्होंने भी कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है रिवॉल्व करते हैं रैपिडली राउंड द न्यूक्लियस बट इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। कहाँ पर? फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, जिनको कि क्या बोला गया, एनर्जी लेवल्स या फिर शेल्स बोला गया, ठीक है। इन्होंने एक चीज़ बोली कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करते हैं लेकिन क्या करते हैं, अपने एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में ही रिवॉल्व करते रहते हैं, कंटिन्यू रिवॉल्व करेंगे, फास्टली रिवॉल्व करेंगे, बट क्या कहते हैं कि उनका एक एरिया हो गया कि वो केवल इसी एरिया के अंदर क्या करते रहेंगे, वो रिवॉल्व करते रहेंगे, इस एरिया से बाहर नहीं जाएंगे। तो पर्टिकुलर यानी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में, जिनको उन्होंने बोला गया आपको एनर्जी लेवल्स। ये पॉइंट आया यहाँ से निकल कर, जिनको एनर्जी लेवल्स या यू कैन ऑल्सो से सेल्स। फोर्थ आया आपका देयर इज अ लिमिट। क्या बताया गया है यहाँ पर, देयर इज अ लिमिट, देयर इज अ लिमिट्स होता है टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हमारी जितनी भी ये होती हैं आपकी सेल्स होते हैं या एनर्जी लेवल्स होते हैं, उन एनर्जी लेवल्स में उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच ईच एनर्जी लेवल कैन होल्ड। यहाँ पर इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, फिक्स्ड होते हैं, यानी हर एक लेवल के अंदर इतने ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, फिक्स इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जितना वो आपको, जिसकी वजह से वो वहाँ पर क्या कर सके कि जितना वो एनर्जी लेवल उन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सके, उतना ही इलेक्ट्रॉन उस लेवल के अंदर रहेंगे। इलेक्ट्रॉन शेल्स के अंदर, ऑर्बिट्स के अंदर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, एनर्जी लेवल, शेल्स, ऑर्बिट्स। तो इन्होंने कहा कि हर एक सेल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है फिक्स रहता है, राइट। अब यहाँ पर हमने आपको ये बताया था कि एनर्जी लेवल और सेल्स होते हैं, इसमें उन्होंने क्या कहा था, इन एनर्जी लेवल और सेल्स को देखो हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते थे, या दो तरीके से हम इनके दो वे थे इनको एक्सप्लेन करने के। फर्स्ट वन तो हमने यहाँ पर आपको बताया है, अगर हम नंबर्स में लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पर हम ले सकते हैं लेटर्स में KLMN एंड सो ऑन। लेकिन आप इनका इंपॉर्टेंट थिंग कि आप जो ये नंबर्स ले रहे हो, जो ये सेल्स को नंबर दे रहे हो 1 2 3 4, ये ध्यान रखना है आपको कि ये आपको क्या देना है, न्यूक्लियस से आउटवर्ड्स देना है। यानी आप जो 1 नंबर होगा वो न्यूक्लियस के सबसे पास वाला पहला सेल, सेकंड नंबर, ठीक है, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। तो आप कहाँ जा रहे हो, ये जो इनकी नंबरिंग बढ़ती जा रही है न्यूक्लियस से आउटवर्ड्स की साइड में। ये नहीं होगा कि आप लास्ट वाली शेल को 1 दे दोगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, नहीं, कैसे देना है, न्यूक्लियस से आउटवर्ड, यानी बाहर की तरफ को, न्यूक्लियस से हम बाहर की तरफ को मूव करेंगे। ये अब कहा कि इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है, इसका भी हमारा एक रूल होता है कि जिसमें हम वी कैन फाइंड कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फाइंड इन द पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, ओके। तो यहाँ पर हम सिर्फ आपको अभी ये बता रहे हैं कि वो रूल हम आपको बाद में बताएंगे, बट यहाँ पर सिर्फ इसने बताया है कि ये कंफर्म है कि जैसे हमारा नंबर 1 शेल होता है, जो आपको K बोल लो या 1 बोल लो, उसके अंदर मैक्सिमम जो होता है, K के अंदर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं हमारे 2, L के अंदर हो सकते हैं हमारे 8, ठीक है, M के अंदर हो सकते हैं हमारे 18, राइट, एंड N के अंदर हो सकते हैं हमारा 32,
राइट। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि फिक्स है कि आपके जितना भी एनर्जी लेवल है, फर्स्ट एनर्जी लेवल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सेकंड एनर्जी लेवल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, थर्ड एनर्जी लेवल में 18 एंड फोर्थ एनर्जी लेवल में 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कहा कि हर एक एनर्जी लेवल जो होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, लिमिटेड होते हैं उनके नंबर्स में, वो इतना कि जितना कैसे कि वो एनर्जी लेवल क्या कर सके, उनको होल्ड कर सके, उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनमें फिल होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ईच एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विद अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी हर एक एनर्जी जो हमने यहाँ पर ये आपको ये एनर्जी लेवल्स बनाए हैं 1 2 3, इनका हर एक लेवल्स का एक एनर्जी जो होता है फिक्स्ड होता है, उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स होता है। जैसे यहाँ पर मतलब 1 की अलग एनर्जी होगी, 2 की एनर्जी, 3 की, 4 की, तो लेकिन इनकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, फिक्स्ड होगी। क्वांटिटी में वो एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी। और कोई भी इलेक्ट्रॉन जो भी जिसकी एनर्जी की कैपेसिटी इतनी होगी वही इलेक्ट्रॉन्स उस वाली एनर्जी सेल्स के अंदर फिल होगा, राइट। तो ये कहा, जैसे अब हम इसमें बोले कैसे फाइंड करते हैं हम इसमें कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है हर एक एनर्जी लेवल का। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो हम न्यूक्लियस के सबसे नियरेस्ट आपका सेल होगा उसका जो एनर्जी लेवल होगा वो सबसे मिनिमम होगा, राइट। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से मूव करते चले जाओगे आउटवर्ड्स तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इट मीन्स वी कैन से कि जो सबसे नियरेस्ट आपका एनर्जी लेवल सेल होता है उसकी जो एनर्जी का अमाउंट होता है वो सबसे मिनिमम होता है, और जो फारदेस्ट आपका सेल होता है उसका जो एनर्जी लेवल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वन की फिक्स होता है, सबका एक अमाउंट ऑफ एनर्जी हर एक एनर्जी लेवल की जो होगी वो फिक्स होगी, जिसकी वजह से अब देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट जो है कि स्टेबिलिटी जो प्रूव हो रही है वो इसी से प्रूव होगी आपकी। क्यों? क्योंकि हर एक एनर्जी लेवल का एनर्जी जो होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स होता है। अब कैसे? इसने कहा कि जो लास्ट पॉइंट आया बोर्ड ने बोला कि देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी, गॉट इट? एंड केयरफुली सुनिए, देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज लॉन्ग एज दे कीप रिवॉल्विंग इन द सेम एनर्जी लेवल, राइट। रदरफोर्ड पे क्या कहा था कि जब वो एनर्जी उसमें ऑर्बिटल में घूमेगा तो एनर्जी रेडिएट करता रहेगा, और एनर्जी रेडिएट करता रहेगा तो एक दिन उसकी एनर्जी क्या होती होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होते हुए खत्म हो जाएगी और वो कोलैप्स हो जाएगा आपके प्रोटॉन के साथ में। बट इन्होंने कहा कि एनर्जी लेवल फिक्स कर दिए, एनर्जी लेवल की एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स कर दिया। अब इन्होंने कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन उस फिक्स एनर्जी लेवल में मूव करता रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा, तब तक उसकी एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। इट मीन्स वो वहाँ पर एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा जब तक वो एक उस फिक्स एनर्जी पाथ में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, राइट। तो there is no change in the energy of electron as long as they keep revolving in the same energy level and the atom remains stable। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन सर्कुलर पाथ में क्या है, अपने फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कोलैप्स तो नहीं हो रहा है कि धीरे 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 एनर्जी उसकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वो पास आता जा रहा है न्यूक्लियस के, और एक टाइम पर आएगा कि वो क्या करेगा, न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा या फिर प्रोटॉन से कोलैप्स हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो जब इलेक्ट्रॉन कोलैप्स हो गया तो मीन्स आपका एटम की स्टेबिलिटी नहीं रही। बट यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एक्सेलरेटेड होंगे तो वो एनर्जी तो डेफिनेटली रेडिएट करेंगे, लेकिन तब तक नहीं जब तक अपने वो फिक्स लेवल में वो मूव कर रहे हैं, क्योंकि हर एक एनर्जी लेवल का अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स है और हर एक इलेक्ट्रॉन जिसकी कैपेसिटी है उतनी एनर्जी की वो ही उस एनर्जी लेवल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस लेवल के इक्वल है, और उसने कहा कि जब तक उस एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करते रहेंगे तो एनर्जी लॉस नहीं होगी। एनर्जी लॉस नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपके, फिर क्या है, न्यूक्लियस के पास में नहीं आएंगे। कंटिन्यूसली उनकी एनर्जी एक तरीके से बोले कि रिवॉल्व कर रहे हैं, चेंज नहीं होगी, तो इट मीन्स उनकी एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं होगा। तब तक वो एक फिक्स एनर्जी लेवल पर क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। यही मेन पॉइंट था, और इसी की वजह से क्या कहा था, एटम की स्टेबिलिटी को बोर्ड जो थे वो एक्सप्लेन कर पाए थे कि फिक्स एनर्जी लेवल में जब तक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उनकी एनर्जी
लॉस नहीं होती, वो कंटिन्यूसली उसी सर्कुलर पाथ पर, उसी एनर्जी लेवल पर रिवॉल्व करते रहेंगे। ओके, रिवॉल्व करते रहेंगे तो एटम स्टेबिलिटी हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, कोलैप्स हो रहा था प्रोटॉन के साथ में जाकर, तो स्टेबिलिटी वहाँ प्रूव नहीं हुई थी। बट यहाँ तो बता दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करेंगे, हाँ भाई करेंगे रिवॉल्व, लेकिन कहाँ करेंगे, हर एक अपने फिक्स लेवल में रिवॉल्व करेगा, और वहाँ से वो जब तक उसमें रिवॉल्व कर रहा है वो वहाँ से एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। तो वो जहाँ है जिस पाथ में वहीं पर रहेगा, उसका जो डिस्टेंस है वो आपके न्यूक्लियस से कम नहीं होगा, वो वहीं के वहीं रिवॉल्व करता रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह रिवॉल्व कर रहे हैं, प्रोटॉन अपनी जगह है, तो डेफिनेटली वहाँ पर क्या हो गया कि आपकी एटम की स्टेबिलिटी बोर्स ने वहाँ पर मॉडल के थ्रू, अपने एटॉमिक मॉडल के थ्रू प्रूव कर दिया था। ओके राइट, तो ये स्टेबिलिटी यहाँ पर एटम की प्रूव हुई। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अपना नया वीडियो नया टॉपिक के साथ फिर से लेके आएंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे एट होम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।